आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हम बात करेंगे ऐसे नौजवानों की जिन्हें दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, मगर कई बरसों तक जेल में रखने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। जी हां, बहुत गहरा दर्द है ये और इसी दर्द को आज हम बयान करेंगे। दरअसल दर्द जब हद से गुजर जाता है तो उसका एहसास मर जाता है। जब जीने की तमन्ना मर जाती है तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता। ये किसी कहानी का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि जेल की एक कोठरी में पड़े उस जिस्म का दर्द है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कांप जाती है मौत कि बेदाग जिंदगी के बदन पर इतना बड़ा जख्म जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। लेकिन हमने रखा है उन जख्मों पर अल्फाज का मरहम। आइए सुनते हैं दहशतगर्दी के नाम पर कई बरसों तक जेलों में बंद रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाइज्जत बरी किए गए कुछ नौजवानों की दर्द भरी दास्तान। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब गुलबर्गा के रहने वाले निसारुद्दीन की रिहाई की खबर ने मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। 23 साल तक बेगुनाह होते हुए भी सलाखों के पीछे रहने वाले निसारुद्दीन की कहानी जिसने भी सुनी अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाया। दहशतगर्दी के इल्जाम में 5 जनवरी 1994 को गिरफ्तार हुए निसारुद्दीन 23 साल के बाद जब बाइज्जत बरी हुए और कहा कि मेरा नाम निसार है और मैं एक जिंदा लाश हूँ, तो हर किसी का कलेजा कांप उठा। अब तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका, अभी लाइफ बची कितनी वो पता नहीं है। डरेगा आदमी उस वक्त जब उसके पास कोई चीज़, कीमती चीज़ हो। अब मेरी कीमती चीज़ तो पूरी जेल में चली गई। अब जेल में जा चुकी है, अब बचा नहीं है मेरे पास कीमती ज़िंदगी। निसार अकेले नहीं जिन्होंने पुलिस के जुल्मों सितम के आगे इंसाफ की लड़ाई को न सिर्फ आखिर तक लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की। निसार के भाई जहीरुद्दीन भी 14 साल बाद ही अपनी बेगुनाही साबित कर पाए थे। बेगुनाह होते हुए भी बरसों तक सलाखों के पीछे रहने का दर्द किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकते, लेकिन खौफ जो दिल में रहता ही है। ऐसा खौफ रहता है कि मैंने किया पहले भी किया गया था, पता नहीं कर भी सके, तो लिहाजा जो है वो खौफ तो दिल के कोने में रहता ही है। पुरानी दिल्ली के रहने वाले आमिर की दर्द भरी दास्तां भी इसी बात का सबूत है। आमिर को जब पुलिस ने दहशतगर्दी के इल्जाम में उठाया तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनकी उम्र 32 साल हो चुकी थी। यानी अपनी जिंदगी के कीमती 14 साल बेगुनाह होते हुए भी आमिर ने जेल के अंदर गुजार दिए। बम धमाकों का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस ने आमिर को केस में उलझाए रखा, तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आमिर के वालिद का इंतकाल हो गया और मां को लकवा मार गया। अकेला बेटा जेल में था और मां को बेटे का इंतजार था। बेटा 14 साल बाद लौटा जरूर, लेकिन कुछ वक्त पहले ही आमिर की मां भी दुनिया छोड़ चली। मैंने जो है ऐसे इल्ज़ामों में बेकसूर होते हुए 14 साल जेल में गुजारे और उसके बाद रिहाई मिली। 2012 जनवरी में मैं रिलीज़ होकर आया। उसके बाद से सरकार के द्वारा रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन के ताल्लुक से कोई कदम नहीं पॉजिटिवली उठाया गया है। मेरे जेल में जाने के 2 साल के बाद ही सदमे से जो है वालिद साहब का इंतकाल हो गया मेरे, और फिर मेरी माँ अकेली जो घर में थी उन्होंने पैरोकारी संभाली, जिनको बाहर के दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पर उनका भी 2010 में, यानी कि जब मैं 12 साल जेल में हो चुके थे, तो उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और पैरालाइज हो गई। सोसाइटी से उस वक्त कोई किसी तरह की हेल्प नहीं थी। वकील भी जो है बहुत मुश्किल मिलना चाहते थे। आज के हालात कुछ बेहतर हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वकील हैं जो आगे आ जाते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले जब मेरे साथ घटना घटी थी, मुझको किडनैप किया गया था और टॉर्चर करके फर्जी आरोपों में डाला गया था, तब इस तरह का कोई माहौल नहीं था। किसी बम धमाके के आरोप या फिर शक की बुनियाद पर टाडा और पोटा जैसे सख्त कानून में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पिछले 3 दशकों में जमकर होती रही। कई बार ऐसा भी हुआ जब जुर्म अदालत में साबित हुआ, लेकिन ऐसे मामले भी बड़ी तादाद में सामने आए जब पुलिस और दूसरी सरकारी एजेंसियां पकड़े गए नौजवानों के खिलाफ कोई सबूत साबित नहीं कर पाई और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इंसाफ की लंबी लड़ाई में जहां इन लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा,
तो वहीं इनके घर वालों की भी मुश्किलें कम नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि दशकों तक जेल में रहकर पहले अपनी बेगुनाही को इन्होंने साबित किया और जब बाहर आए तो यहाँ इनको भिकारत की नजरों से देखा गया। यहाँ तक कि रोजगार मिलना भी मुश्किल हो गया। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में आरोपी बनाए गए वाहिद शेख की जिंदगी का दर्द भी किसी से कम नहीं। सिमी जैसी तंजीम से ताल्लुक बताकर वाहिद को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वाहिद स्कूली टीचर थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। कोर्ट से लंबी लड़ाई के बाद वो भी बाइज्जत बरी हुए, लेकिन ना तो इतने साल जेल में बिताने का हर्जाना मिला और ना ही किसी अफसर से ये पूछा गया कि आखिर वाहिद के साथ हुई नाइंसाफी का जिम्मेदार कौन है। मुझ पर ये शक डाला गया था कि मैंने जो है सिमी का एक्टिविस्ट हूँ, सिमी के लिए काम करता हूँ और कुछ पाकिस्तानी बंदे मेरे फ्लैट में आके रुके थे। ये शक और ये झूठे इल्ज़ाम के तहत मुझे गिरफ़्तार किया गया था। मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी माताजी मेडिकली डिस्टर्ब हो गई और मेरे बच्चों को जो मोहब्बत मिलनी चाहिए था, जो एजुकेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका और मेरे भाई लोग सब मुझसे दूर हो गए, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई है। बेकसूर होते हुए भी 1 दशक से ज़्यादा का वक्त जेलों में गुजारना किसी भी इंसान को तोड़ देता है। इन लोगों की परेशानी भी गुजरते दिनों के साथ साथ बढ़ती चली गई। जेल में रहने की वजह से जहां इन लोगों के परिवार वालों की परेशानी हमेशा बढ़ी, वहीं कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी इन लोगों को ना तो कोई रोज़गार मिल पाया, ना ही वो इज्जत जिसके ये हकदार थे। हमारी आवाज़ में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो इन बेगुनाहों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताएंगे कि उनके सामने, जो इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सामने चुनौती क्या है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। बात हो रही है उन बेगुनाह नौजवानों की जो जेलों की सलाखों के पीछे हैं, कई बरसों तक सड़ते हैं। दहशतगर्दी के नाम पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, मगर कोई पैरवी करने वाला बहुत हद तक आगे नहीं आता। अब कुछ लोग आए हैं जो पैरवी कर रहे हैं इनकी। क्या है ये पूरी कहानी, आइए एक बार फिर से देखते हैं। एक खास तबके के नौजवानों के दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने और फिर बरसों बाद बाइज्जत बरी होने के मामलों की लिस्ट लगातार लंबी होती चली गई। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम का नाम भी इन्हीं में से एक है, जिनको गुजरात अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और निचली कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा तक सुना दी थी। लेकिन बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से वो बेकसूर साबित हुए। जेल से छूटने के बाद मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ने अपनी दर्द भरी कहानी को एक किताब में भी लिखा था। वाहिद या मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ही क्यों, शोएब जागीरदार, डॉक्टर फारूक मखदूमी, वासिफ हैदर, अब्दुल अजीम और हाजी सलीम समेत और भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा न सिर्फ जेलों में गुजारा बल्कि अपनी बेगुनाही भी साबित की। लेकिन रामपुर के जावेद की कहानी इन सब से अलग रही। मैं आशिक था मगर मुझे ISI एजेंट बना दिया। अगर पाकिस्तान की लड़की से मोहब्बत नहीं करता तो कोई जुर्म नहीं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। सरहद पार यानी पाकिस्तान की लड़की से मोहब्बत करना जावेद को इतना भारी पड़ गया कि 11 साल 6 महीने बाद ही वो अदालत के ऑर्डर पर इज्जत के साथ जेल से बाहर आ सका। जावेद को पाकिस्तान की लड़की से मोहब्बत थी और वो फोन पर भी उससे बात करता था। इसी का फायदा उठाकर STF ने 13 अगस्त 2003 को जावेद को हिरासत में ले लिया और इल्जाम लगा कि जावेद ISI का एजेंट है। टीवी मरम्मत का काम करने वाले जावेद को एजेंसियों ने दहशतगर्द बताने में वक्त नहीं लगाया और नतीजा ये निकला कि इंसाफ की कानूनी लड़ाई लड़ते हुए जावेद को 11.5 साल लग गए। 1 दशक से ज्यादा वक्त गुजारकर जावेद जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी मुश्किलों ने उसका साथ आज तक भी नहीं छोड़ा है।
जावेद आज भी एजेंसियों से, सरकार से अपने 11 साल 6 महीनों का हिसाब मांगते हैं। ये अफसोस है कि आज बेगुनाह 11.5 साल के बाद में हुआ, बेगुनाह साबित हुआ। अगर इसका जजमेंट 2 साल में अंडर ट्रायल हो जाता तो मेरी ज़िंदगी के जो 9 साल बर्बाद हुए ये ना होते। आज ये ना तो मुझे कोई 9 साल 11.5 साल लुटा सकता, ना इसकी कोई भरपाई कर पाएगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि आतंकवाद न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा और बेहद संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि तासुब और जानबूझकर सिर्फ अपने रुतबे को बढ़ाने के मकसद से ऐसे नौजवानों को पकड़ा जाए जिनका इस तरह की वारदातों से कोई वास्ता ही ना हो। सुस्त जांच और इंसाफ में हुई देरी ने आज इन सभी नौजवानों के सामने जिंदगी जीने के लिए भी बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। ऐसे में लगातार ये मांग उठती रही कि ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाए। यही नहीं, उन एजेंसियों के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग ने जोर पकड़ा जो अपनी वर्दी पर तमगे बढ़ाने की खातिर बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं। जितने केसेस चले हैं बेशतर में एक्विटल हुआ है उनका। इसके मायने ये है कि वो बेगुनाह थे। पहली बात तो ये है कि वो बेगुनाह थे, तो जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, गोल्डन पीरियड जेलों में उनका ज़िंदगी गुजरा, तो उन अफसरों के, इंटेलिजेंस के और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक दशक तक जब कोई इंसान जेल में रहे तो फिर ये उम्मीद करना बेमानी होगा कि उसके परिवार के हालात सही रहेंगे। यही वजह है कि ऐसे केस में गिरफ्तार किए गए लोगों के परिवार भी बेहद परेशानियों से गुजरते हैं। जहां समाज में उनकी इज्जत खत्म हो जाती है, वहीं घर के लोगों के शादी ब्याह करने में भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी इनकी परेशानियां कम नहीं होती। माली हालत की कमजोरी इन सभी लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस तरह के केस में फंसे नौजवानों को रिहा कराने और उनके मुकदमे लड़ने में जमीयत उलमा हिंद का किरदार भी बड़ा अहम रहा। जमीयत पिछले 2-3 दशक से ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ती रही और आज बड़ी तादाद में अगर ये नौजवान बाहर हैं तो इसमें जमीयत की कानूनी मदद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीयत भी लगातार ये मांग करती रही कि बेकसूर साबित हो चुके लोगों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जब अक्षय धाम मंदिर के मुल्ज़िमीन बाइज्जत भरी हुए सुप्रीम कोर्ट से, तो हमने उनके लिए हर्जाने का दावा सुप्रीम कोर्ट में किया था, लेकिन हमको ऐसा अंदाज़ा हुआ कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमको इंसाफ न दे सके, इसलिए हमने वहाँ से मुकदमा अपना वापस ले लिया और अब अहमदाबाद की सिविल कोर्ट में हमने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम की तरफ से दावा दाखिल किया हुआ है। उसको जो कुछ भी फीस वगैरह भरनी थी वो तमाम भरी जा चुकी है। ये बात सच है कि बेकसूर होते हुए भी इतने लंबे वक्त तक जेल में रहने की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह मुआवजा या रोज़गार देकर इन लोगों के ज़ख्मों पर थोड़ा ही सही लेकिन मरहम तो लगाती। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। यह आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ऐसे बेगुनाह नौजवानों के लिए किस तरीके से आगे आया है, वो कैसे कानूनी लड़ाई लड़ेगा, यही बताएंगे आपको। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। बात हो रही है कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया गया, कई बरसों तक जेलों के अंदर उन्हें रखा गया, वो सड़े जेलों के अंदर रह करके, लेकिन फिर एक दिन वो बेगुनाह साबित हुए और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। हालांकि ऐसी गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ। कुछ महीनों पहले ही देवबंद और दिल्ली समेत कई जगहों से भी एक खास तबके के लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया गया। दहशतगर्दी से जुड़े मामलों में मीडिया की भूमिका पर भी हमेशा एक तरफा रहने का इल्जाम लगता रहा। जब भी एजेंसियां किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसी वक्त मीडिया आरोपी की जगह आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से करता है। हालांकि बरसों बाद अगर यही शख्स कोर्ट से बरी होता है तो उसकी कवरेज ना के बराबर रहती है।
कोर्ट से बरी हुए ये नौजवान अदालत पर यकीन रखते हैं क्योंकि वहीं से इनको इंसाफ मिला। लेकिन वक्त वक्त पर ये लोग सवाल भी उठा देते हैं कि 2-2 दशक तक जेल में रहकर इंसाफ मिलने के आखिर मायने क्या है। जेल काटना तो बहुत ही मुश्किल है। एक एक दिन जो है वहाँ पर बहुत भारी होते हैं। टॉर्चर जो होता है पुलिस का और जेल के अंदर जो टॉर्चर होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है। उसके साथ ही साथ बाहर आने के बाद जो हम मतलब पीछे चले जाते, मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया हूँ, और जो दूसरी तौर पे जो आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए उसके लिए चीज़ें, तो मैं इस तौर पे जो है बहुत पीछे हो गया हूँ। तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है हर तौर पर। उनको अगर दहशतगर्द ना साबित हों, मुकदमे झूठे साबित हो जाएं और वो बेगुनाह साबित हों, तो ऐसे वक्त में चाहिए तो ये कि उनको इस्टेब्लिश करने के लिए सरकारें कोई योजना तैयार करें कि इतने साल वो अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर चुके हैं, आगे समाज उनको हक़ारत की नज़र से देखेगा और देखता रहेगा। सवाल कई उठते हैं। एक सवाल ये भी कि आतंकी मामलों में आरोपी बनाए गए इन लोगों को अगर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो फिर असली मुजरिम हैं कहाँ। यही नहीं, 14 साल तक जेल में रहने वाले आमिर ये भी कहते हैं कि जब सरकार आतंकियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें मदद दे सकती है तो फिर बाइज्जत बरी हुए लोगों को क्यों नहीं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, बहुत पहले से है, कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो खुद कहते हैं हम टेररिस्ट हैं, और वो जब सरेंडर करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम के तहत उनको रिहेबिलिटेट करती है, जो कि अच्छी बात है कि कोई भटका हुआ अगर हथियार उठाता है चला जाता है तो उसको वापस मुख्य धारा में लाना चाहिए। मैं उसके हित में हूँ स्कीम के। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आप टेररिस्टों के लिए तो स्कीम बना रहे हैं, लेकिन जो टेरर के केसेस में फर्जी आरोपों में जेल में जाते हैं, सालों सड़ते हैं, और जब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, काफ़ी लंबे समय के बाद कोर्ट की मोहर लग के बरी होकर बाहर आते हैं, उन लोगों के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है। इस पर स्कीम बनाने की ज़रूरत है। सवाल पुलिस से भी, सरकार से भी, एजेंसियों से भी। सवाल यही कि बेगुनाह होते हुए भी अगर ये नौजवान अपनी ज़िंदगी के 10 से भी ज़्यादा सालों तक आतंकवादी होने के जुर्म में जेलों में काट कर आए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। महज इन लोगों की रिहाई क्या इनके और इनके परिवार वालों के जख्मों पर मरहम लगा सकती है। इस मामले में अब अल्पसंख्यक आयोग आगे आकर बात करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग 14 साल 13 साल के बाद या 10 साल के बाद छूटे और बेगुनाह होकर छूटे, तो टेररिस्ट नहीं थे और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उनको बंद किया गया। तो उनके साथ पहले तो ये है कि उनके साथ एक अच्छा बर्ताव समाज में किया जाना चाहिए और उनको गले लगाना चाहिए। मैं कह सकता हूँ समाज को बढ़ के पूरे समाज को गले लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सरकारों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जिन्होंने अपनी 14 साल और 10 साल और 12 साल जेल में गुजार दिए और वो निर्दोष थे, उनके वो जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था आतंकवादी का, टेररिस्ट का, वो गलत था। तो ऐसे लोगों की जो इतने दिन बर्बाद हुए हैं उसके लिए कुछ ना कुछ सरकारों को भी सोचना चाहिए। यहाँ सवाल लोगों की ज़िंदगी का है, उस भरोसे का है जो मुल्क के सिस्टम पर किया जाता है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो यकीनन सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। ये बात सच है कि सरकार और पुलिस अपने हिसाब से काम करती है ताकि देश में हिफाजती इंतज़ाम बेहतर रहे। लेकिन कुछ सालों में जिस तरह के केस सामने आए हैं उससे यकीनन अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही है कि आतंक से निपटने की राह में कोई गुनहगार ना बचे और बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। दामन पर लगे दहशतगर्दी के आरोप के छींटों को लेकर कई बरस तक जेलों में गुजारने वाले इन लोगों की ज़िंदगी अब तक भी पटरी पर नहीं लौट पाई है। अगर इंसाफ मिलने की रफ्तार इतनी सुस्त ना होती तो यकीनन ये पहले ही जेल से बाहर होते। ऐसे में कई लोग अब ये मांग भी कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जिसने गुनाह किया है वो सलाखों के पीछे रहे और जो लोग बेकसूर है वो जल्दी रिहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था।
लेकिन ऐसा हुआ। ये दर्द फिर सहा उसने, आखिरी समझकर कि अब की बार निकाला जाएगा कोई रास्ता, लिखा जाएगा किसी कागज़ पर कोई ऐसा कानून जो बेगुनाहों को जेल की अंधेरी कोठरी में जाने से रोक पाए। सवाल वाकई संजीदा है, सोचने पर मजबूर भी करता है कि आखिर कब तक दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह देश की जेलों में यूं ही सड़ते रहेंगे। इन चंद मगर अहम सवालों के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। प्रोग्राम हमारी आवाज़ में आज बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।